नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश 2024 का चुनावी माहौल में। यहां हम आपके लिए लाए हैं सबसे ताजा और गर्मा गर्म चुनावी विषयों की चर्चा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों की, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और नागरिकों की नेताओं से अपेक्षाओं की। तो चलिए देखिए हमारी चुनावी माहौल में पहली रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के माहौल में हिमाचल की हमीरपुर सीट एक रोचक मुकाबले के आसार इस सीट पर नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 5वीं बार जीतने की फिराक में है। वहीं कांग्रेस बीजेपी को घेरने की भी पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि रेल लिंक न मिलने का जिम्मेदार आखिर कौन है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा सीट पर 1998 से बीजेपी ने 2 उपचुनावों सहित लगातार 8 बार जीत दर्ज की है। इस सीट से केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूदा सांसद हैं। वे 2008 से हमीरपुर से लगातार 4 बार जीत चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को हमीरपुर लोकसभा सीट पर लगातार 5वीं बार जीत का पूरा भरोसा है। हालांकि कांग्रेस हमीरपुर को रेल लिंक न मिलने का जिम्मेदार बीजेपी को ठहराती है। वहीं अनुराग ठाकुर का कहना है कि कई दूसरी ट्रेनें अब हिमाचल प्रदेश को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जिसने 40 साल लगा दिए, ऊना तक ट्रेन नहीं पहुंची थी, वो हमने पहुंचाई। ऊना से दौलतपुर चौक तक ट्रेन हमने पहुंचाई। अब हरिद्वार के लिए ट्रेन भी चलाती, वृंदावन मथुरा के लिए ट्रेन चलाती, महाकाल लोक उज्जैन इंदौर के लिए ट्रेन चलाती, आगरा ग्वालियर के लिए ट्रेन है, राजस्थान के लिए खाटू श्याम के लिए और राजस्थान के लिए ट्रेन चलाती, जयपुर के लिए, कलकत्ता के लिए ट्रेन चलाती, नांदेड़ साहब के लिए ट्रेन चलाती, चंडीगढ़ के लिए ट्रेन चलाती, यहाँ तक कि दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस, जो देश की सबसे आधुनिक सबसे तेज रफ्तार की ट्रेन, हमने वो चला दी। कांग्रेस जो सपनों में नहीं सोच सकती थी, हमने उससे ज्यादा किया है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि उनकी पार्टी हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट जीतेगी। वे राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग का जिक्र करते हुए कांग्रेस के भीतर चल रही अंदरूनी लड़ाई का हवाला भी देते हैं। इस क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी के हर्ष महाजन के खिलाफ कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी की हार हुई थी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और अपने पार्लियामेंट स्तर पर तैयार है। हमारी पूरी लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ना कोई अभी प्रत्याशी है, ना कोई दूल्हा है। प्रदेश की अध्यक्षा चुनाव लड़ने से, वर्तमान में सांसद मंडी से चुनाव लड़ने से इनकार कर रही है। हमीरपुर के लोगों के लिए इलाके में बेरोजगारी बड़ी चिंता है। उनका मानना है कि राज्य और केंद्र सरकार को रोजगार के मौके बनाने की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एज ए वुमेन मैं यही कहना चाहूंगी कि आगामी जो चुनाव है उससे मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो रोजगार का कंसेप्ट है वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आने वाले टाइम में हमारे लिए जो रोजगार निकल रहा है, जो भी मतलब कुछ मतलब हमारी सीटें निकल रही हैं, तो वो कभी मतलब 4-5 सालों के बाद जाके निकल रही हैं। तो उसमें भी हम ये चाहते हैं कि मतलब उसमें क्या हो रहा है कि जब तक हम टेस्ट देना है तब तक हमारी एज ओवर हो जा रही है। यहाँ पे रोजगार की कमी है, यहाँ पे उद्योग लगने चाहिए यहाँ पे। और जैसे बाहर हम लोगों को, युवाओं को रोजगार के लिए बद्दी जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री या प्रदेश सरकार या केंद्र की सरकार है, उनसे मेरे यह आग्रह है कि अब बार जब से इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बाद जब भी सरकार आएगी तो यहाँ पे उद्योगों की कमी नहीं होनी चाहिए, उद्योग लगने चाहिए, जिससे ये होगा कि यहाँ का युवा रोजगार करने के लिए बाहर नहीं जा सके, यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिल सके। माना जा रहा है कि कांग्रेस भी बेरोजगारी के मुद्दे को खास तौर पर उठाएगी। पार्टी अपनी कैंपेन शुरू कर रही है। हालांकि उसने अब तक हमीरपुर लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। सबसे पहले तो युवाओं को सबसे पहले तो रोजगार चाहिए, साथ में महंगाई कम होनी चाहिए। आप देखिए 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो ये कार्यकाल रहा,
निराशाजनक रहा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को मात्र छलने का काम किया। रोजगार देना दूर की बात, इनके कार्यकाल में तो युवाओं का रोजगार छिना है। कुछ वोटरों को ये भी लगता है कि हमीरपुर को एजुकेशन हब के तौर पर पहचान मिल सकती है, लेकिन इसे लेकर कोशिशें की ही नहीं गई। देखो, अब जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है वो पूरे हिमाचल का एक सेंट्रल प्लेस है और इसमें पूरी स्टेट से लोग जो है वो आते हैं और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र जो है वो एक एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए जो हमारे सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उनको ये चाहिए कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में वो जो सुविधाओं की कमी है उन सुविधाओं के लिए बड़े से बड़े प्रोजेक्टों को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लाने की कोशिश करें और एक हमीरपुर संसदीय क्षेत्र जो है उसको आदर्श संसदीय क्षेत्र जो है वो बनाया जाए। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में 1 जून को होंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। तो अपनी खास पेशकश में अब अगली लोकसभा सीट की हम बात करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव का हिमाचल में पारा लगातार चढ़ता नजर आ रहा है। कांगड़ा सीट के लिए घमासान तेज हो चुका है। यहां शिक्षा, रोजगार, टूरिज्म, मुश्किलें, ये इन विषयों की मुश्किलें अहम मुद्दे हैं। बीजेपी का गढ़ रही इस सीट से बीजेपी नेता किशन कपूर मौजूदा सांसद हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कांगड़ा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के 4 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। ये सीट बीजेपी का गढ़ रही है। इस पर 2009 से उसका कब्जा है। बीजेपी नेता किशन कपूर कांगड़ा से मौजूदा सांसद हैं। लोगों के मुताबिक चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, कांगड़ा में चल रही केंद्रीय परियोजनाओं को लेकर दोनों दलों के बीच हमेशा खींचतान रही है। इसी वजह से दोनों राजनीतिक दलों को लेकर वोटरों में खास जोश नहीं दिखता। नरेंद्र मोदी अभी प्राइम मिनिस्टर है, पर हमें मतलब उनके फेस के हटा के अगर देखें तो हमारे स्टेट के लिए ना बीजेपी अच्छा है ना कांग्रेस अच्छा है। सीधी सी बात है। हमने उनको भी चांस देके देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया। कुछ ना यूथ के लिए अभी भी देख लो सर, कोई इन्होंने अपॉर्चुनिटी क्रिएट ही नहीं की है, ना प्राइवेट सेक्टर में ना पब्लिक सेक्टर में। और देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा रीजनल हमारी जो हिमाचल की बात सुने, रीजनल कोई पार्टी हो या कुछ हो जैसे पंजाब वगैरह में होती है, उस हिसाब से कोई ऐसा लीडर होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक स्थायी कैंपस की मांग कांगड़ा निर्वाचन क्षेत्र के वोटरों के लिए सबसे आगे रही है। अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा है ना, उसमें हम लोगों को हर बार बोल सकते हैं गोली मिली है कि यहाँ से हमारे क्षेत्र से निकल के यूनिवर्सिटी कहीं और जा रही है। तो ये एक बड़ा बहुत ही मतलब ज्वलंत मुद्दा है कि हाथ में आई हुई चीज हमारे शहर से निकल गई है। तो ये एक मुद्दा है। ये मैं अभी लोगों को भी एक वो चाहिए कि इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अपनी वोटिंग करें। छात्र छात्राओं का आरोप है कि आज तक किसी भी सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे को हल करने के लिए कोई खास काम नहीं किया है। तो अगर स्थायी कैंपस की बात करें तो काफी लंबे अरसे से विभिन्न राजनीतिक दल इस मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति का रूप देने की कोशिश करते हैं। ना कभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को धरातल के रूप में नहीं पाया जाता। और छात्र देखते हैं कि जो नेता, जो सरकार जो भी आए वो छात्रों के हितों के लिए कार्य करे और छात्रों के विषय में कार्य करे, तो छात्र उन्हीं को सपोर्ट करेगी लोकसभा के चुनावों में। जो भी सरकार मैं मानता हूँ आती है, अगर यूनिवर्सिटी के लिए कोई काम करेगी, यूनिवर्सिटी के स्थायी कैंपस के लिए काम करेगी, तो यूनिवर्सिटी के जो छात्र छात्राएं हैं वो उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले कई वर्षों से जो भी सरकार आती है बस यूनिवर्सिटी के नाम पे अपनी राजनीति करती है और अपना समय निकाल के जो है वो चली जाती है। तो अगर ऐसी जो भी सरकार अब आती है, अगर यूनिवर्सिटी के फायदे के बारे में बात करेगी, यूनिवर्सिटी के स्थायी कैंपस के बारे में जो बात करेगी, उसी का साथ यहाँ के छात्र छात्राएं जो हैं वो देंगे। कांगड़ा के लोगों के लिए बेरोजगारी भी चिंता का सबब रही है। लीडर ऐसा होना चाहिए जो हित के बारे में सोचे, या सबके हित के बारे में। और जो मुद्दे हैं जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, एयरपोर्ट का, एम्प्लॉयमेंट भी, क्योंकि बेरोजगार इतने युवा घूम रहे हैं, अब उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हर बार कोई बोल जाता है कि हाँ हम युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, इसके बारे में, बट वो एक्चुअल ग्राउंड अपीयरेंसेस बड़ी कम होती हैं। तो दिस टाइम देयर शुड बी समवन की जो एक्चुअली इन सारे मुद्दों को पकड़कर
और अच्छे नियंत्रण से उसको करे पूरा अपना। वोटरों का आरोप है कि इलाके में नौकरी के मौकों की कमी की वजह से लोगों ने अपने गांव को छोड़ दिया है, जिससे पलायन की समस्या पैदा हो रही है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पलायन की है। पलायन की यानी कि आप धर्मशाला, चंबा, कांगड़ा देखेंगे या पालमपुर देखेंगे, इसके अलावा आप देखेंगे तो गांव के गांव खाली हो चुके हैं। जिस गांव से मेरा गांव जहां जयसिंहपुर के सरीमोलग में है, उस मेरे गांव की जनसंख्या 350 है। आज वहां 40 से 45 लोग रहते हैं। कारण उसका रोजगार के लिए लोग बाहर जा रहे हैं और वहीं बसना भी वो शुरू हो चुके हैं। तो हम लोग भी अभी यहाँ धर्मशाला रहते हैं, तो हमारा वहाँ इसलिए रहना नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर रोजगार के कोई साधन नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि कुदरती खूबसूरती और कई तीर्थ स्थल होने की वजह से कांगड़ा में टूरिज्म इंडस्ट्री को बेहतर बनाने की संभावनाएं मौजूद हैं। दरअसल में हिमाचल में सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसी है जहाँ पे रोजगार मिल सकता है, चाहे वो जिला कांगड़ा हो, किन्नौर हो, शिमला हो, चंबा हो, मनाली, कुल्लू। और क्योंकि टूरिज्म पे डिपेंड है सारे, और टूरिज्म में बहुत स्कोप है हिमाचल के लोगों को रोजगार मिलने के प्रति। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि जो भी यहाँ हिमाचल से जाए वो हिमाचल की आवाज़ उठाए, हिमाचल में लोगों को रोजगार कैसे मिले उस दृष्टि से वो काम करे। हमारे यहाँ धर्मशाला में जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, बट काफ़ी साल से बड़ी धीमी गति से चल रहा है। हम चाहते हैं कि जल्दी से स्मार्ट सिटी का काम समाप्त हो और जो एक अच्छा सुंदर शहर बने, लोग टूरिस्ट जो आए उन्हें पता लगे कि अच्छा शहर बना है। एक और मुद्दा है हमारा जो डंप है, हमारा कूड़े का डंप है यहाँ पे धर्मशाला में, वो भी काफ़ी, अभी समर सीजन आ रहा है तो उसमें कभी कभी आग लग जाती है और वो फिर काफ़ी नुकसान करती है और प्रदूषण बहुत करती है। हम चाहते हैं कि उसका भी कोई हल निकले और उसे कहीं और शिफ्ट किया जाए और कूड़े को अच्छे से सेटल किया जाए। हालांकि कई लोगों का मानना है कि कांगड़ा के टूरिज्म सेक्टर की ओर अब तक किसी भी सरकार ने तवज्जो नहीं दी है। आज हमारा हिमाचल प्रदेश या धर्मशाला, चंबा, कांगड़ा जो है ये बहुत ऊंचाइयों पर होता और यहाँ पर आमदन की बहुत ज़्यादा सोर्सेज निकले होते और समृद्धि का यहाँ पर बहुत ही होती। टूरिज्म के अलावा यहाँ पर फैक्ट्रीज कोई नहीं है, इंडस्ट्रीज कोई नहीं है, नाम मात्र इंडस्ट्रीज लाई जाती हैं। अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज लाई जाएं तो पब्लिक भी आएगी, व्यापार भी बढ़ेगा, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कांगड़ा के लोगों का मानना है कि परिवहन से जुड़ी मुश्किलों पर ध्यान देने से इलाके में टूरिज्म को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। जो रेलवे लाइन है वो कांगड़ा में अभी तक कहीं जो नैरो गेज रेल लाइन चलती है वो भी अभी सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है, काफी टाइम से वो भी बंद है। हम चाहते हैं कि उसको भी ब्रॉडगेज में कन्वर्ट किया जाए और यहाँ तक रेल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए ताकि टूरिज्म बढ़े। कांगड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी और कांग्रेस ने अब तक अपने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। राज्य के 4 निर्वाचन क्षेत्रों कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला में एक ही चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। तो हमारी खास पेशकश 24 का चुनावी माहौल में एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश 24 के चुनावी माहौल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे अगले लोकसभा के चुनावी माहौल की। 2024 के चुनावी माहौल में जनता अपनी परेशानियां बयां कर रही है, जिससे चुनावी हलचल के बीच कई जगह विकास के दावे भी फेल होते नजर आ रहे हैं। यूपी के औरैया का एक गांव ऐसा है जहां पर विकास अभी कोसों दूर है। एरवा कटरा ब्लॉक के कुदरी गांव में लोग मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित नजर आ रहे हैं और उनका दर्द भी निकलकर सामने आ रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। आजादी के बाद से देश में भारी विकास हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का एक छोटा सा गांव अब भी बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से दूर है। एरवा कटरा ब्लॉक के कुदरी गांव के लोगों ने कहा कि बार बार शिकायत के बावजूद उनके गांव को नजरअंदाज किया जाता है। जब से भारत आज़ाद हुआ तब से ना यहाँ लाइट है और ना ही सड़क है।
गांव के लिए कोई सड़क नहीं है? नहीं, गांव के लिए कोई सड़क नहीं। बड़ी परेशानी होती है, बच्चों को पढ़ने में बड़ी तकलीफ होती है। बरसात के समय में 3-4 महीने तो बच्चे जाते नहीं स्कूल। क्या आपने अभी तक किसी अधिकारी से या कभी किसी से कहा? हाँ जी, तहसील में भी दिया, डीएम साहब को भी दिया और योगी आदित्यनाथ जी के पास भी फैक्स वगैरह किए हैं, ईमेल वगैरह किए हैं जी। और सांसद जी से भी बोला है, उनसे भी दिया है। सारा सामान है ये खराब है, सब खराब है, सब ऐसे ही खराब हो जाएगा। लोगों ने कहा कि गांव में बिजली न होने से ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के उपकरण बेकार हैं। वे रात में जलाने के लिए बिजली के लैंप सोलर पैनल से चार्ज कर पाते हैं। गांव के बच्चे मानसून में स्कूल नहीं जा पाते, सड़कें पानी में डूबी रहती हैं। ना तो बच्चा सड़क के मारे, बत्ती के मारे ना तो बच्चा पढ़ पा रहे हैं। गांव में कोई सड़क है नहीं उधर? ना सड़क है, बच्चा नहीं पढ़ पा रहे। बच्चन की शादी आ रही वे देख की सड़क लौट जाते हैं, बत्ती सुन लेते हैं तो वे लौट जाते हैं। आई ना जो कुछ लड़कन की शादी भी वो सब सामान दर हुए। बिटिया लड़की शादी नहीं कहाँ पर ले बांध लिया मैं, जो मैं यहाँ पर शादी बच्चन को ब्याह ले जाए बिटिया निकाली। बिटिया सियानी बैठी शादी के मारे। क्या कभी किसी से कहा आपने? नहीं, सबसे कहीं कोई मतलब कोई सुनी नहीं रहो है। आश्वासन क्या वो हम देते, कागज पत्री वो लिख के रख लेते हैं, क्या करते क्या नहीं। हमारे जब कुछ हुआ नहीं तो सुना ही नहीं इसका मतलब। कोई सड़क अभी आपके गांव के लिए है ही नहीं? कुछ इशू नहीं हुई, सड़क है ना लाइट ही। लाइट भी नहीं? फिर कैसे बच्चे की पढ़ाई वढ़ाई बच्चे की क्या लैंप द्वारा करते हैं, कुछ हल्की फल्की सोलर वोलर जैसे कर पाते, वही हो पा रही। बच्चों की स्कूल भी नहीं जा पाते बच्चे। तो क्या क्या कहना चाहेंगे? हम ये सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे गांव में लाइट हो जाए, सड़क हो जाए। कच्ची सड़कों और खराब बुनियादी ढांचे की वजह से समस्याएं और बढ़ गई हैं। खासकर बारिश के दिनों में एम्बुलेंस और दूसरी गाड़ियां गांव तक नहीं पहुंच पाती। समस्या तो सर ये है कि हमारे यहाँ जब गर्भवती औरतें महिलाएं होती हैं तो उनको बांस खटोला से बरसात में लेके रोड पे जाते हैं। क्या कारण है? रोड नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। अभी तक लाइट है ही नहीं? कभी नहीं। आपने कभी किसी अधिकारी से शिकायत किया? अभी चुनाव आते हैं तो नेता लोग आते हैं वोट मांगने, कभी किसी से आपने कहा? बहुत की सर हमने, और यहाँ विधूना में की, तहसील में की, हर जगह की। गांव के प्रधान ने कहा कि सिर्फ मिट्टी की सड़कें बना सकते हैं, ये काम पहले ही किया जा चुका है। पक्की सड़कें बनाना अधिकारियों की मर्जी पर निर्भर है। सड़क बनी थी उसमें तो अधूरी रह गई है जी। वहाँ हमने एक बार मिट्टी भी डलवाई थी पिछले उसमें मनरेगा से। अभी भी प्लान में लिया है मनरेगा में, लेकिन अभी सड़क के साइड में मिट्टी नहीं मिल रही है। 15-20 दिन बाद मिट्टी मिलने पे मनरेगा से कार्य कराएंगे, लेकिन हम उसको पक्की नहीं बना सकते हैं। पक्की हमारे उसमें नहीं आती है। या तो जिला पंचायत बनवाए, या क्षेत्र पंचायत बनवाए, या विधायक से बने। कुदरी गांव बाकी दुनिया से लगभग कटा हुआ है। चुनाव नजदीक आने के साथ लोगों में फिर उम्मीद जागी है कि इस बार उनकी मांगें पूरी होंगी। तो हमारी खास पेशकश 24 के चुनावी माहौल में अब अगली लोकसभा की बात करते हैं। एमपी में लोकसभा चुनाव का माहौल परवान चढ़ता नजर आ रहा है। शहडोल सीट का माहौल भी गर्म है। बीजेपी की लगातार दूसरी बार सीट जीतने पर यहां नजर बनी हुई है। वहीं कांग्रेस को खास मुद्दों से फायदा होने की बात कही जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की शहडोल लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित है। इस निर्वाचन क्षेत्र में अनूपपुर और उमरिया जिलों के साथ साथ शहडोल और कटनी जिलों के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है। 2014 से इस सीट पर काबिज बीजेपी को मोदी सरकार की नीतियों के दम पर सीट बरकरार रखने का भरोसा है, इसलिए उसने मौजूदा सांसद हिमाद्री सिंह को टिकट दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनहितकारी योजनाएं जो कि आम जनता तक, जो कि वर्षों से पीड़ित और शोषित थे, उन तक पहुंचना और उनको सीधे लाभ मिलना, इन कारणों से विजय प्राप्त लगातार हो रही है भारतीय जनता पार्टी को। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के जो संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हर बूथ स्तर पर
प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को ले जाकर आम मतदाताओं को अवगत कराया। कांग्रेस ने शहडोल लोकसभा सीट पर अब तक अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। हालांकि पार्टी का मानना है कि महंगाई जैसे मुद्दों को उठाने का उसे फायदा मिलेगा। महंगाई, बेरोजगारी और कहा जाए कि अभिव्यक्ति को रोकना और किसानों को उनका अपना उपज का पूरा दाम न देना और जनमानस से झूठ बोलना, धीरे धीरे ये सारी चीजें आती जा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि शहडोल में बीजेपी का पलड़ा भारी है। उनकी इस सोच की वजह मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन का मजबूत न होना है। निरंतर चुनाव हारने के बाद भी उनके द्वारा सीख अर्जित नहीं की जा रही है। अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में उनके द्वारा जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि जीतू पटवारी स्वयं ही चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में एक ऐसा दावेदार जो अपने ही चुनाव को नहीं जीत पाया हो, वह क्या लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को सशक्त कर पाएंगे? इस बात का मंथन कांग्रेस को करने की आवश्यकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर शानदार जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश में 29 सीटों के लिए 19 अप्रैल से 13 मई तक 4 चरणों में वोटिंग होगी। तो हमारी खास पेशकश 2024 का चुनावी माहौल में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।